रेशमा को आज दुल्हन की तरह सजाया गया था। 17 साल की बहुत ही खूबसूरत नाजुक सी गोरी चिट्टी रेशमा का कोठे पर यह पहला कस्टमर था। रेशमा रो रही थी, चिल्ला रही थी, पर उसके आसपास मौजूद औरतों पर उसके रोने का कोई असर नहीं हो रहा। वहाँ मौजूद एक भारी भरकम औरत ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और रेशमा की चोटी पकड़ कर धमकाया, या तो सीधे सीधे कस्टमर के पास चली जाओ या फिर मैं तुझे उसके आगे फेंक दूंगी। थोड़ी देर में ही रेशमा को 2-3 औरतें मिलकर एक कमरे में छोड़कर आती है, ठीक उसी तरह जैसे एक नई नवेली दुल्हन को उसकी सुहाग सेज पर छोड़कर आया जाता है। जैसे ही रेशमा उस कमरे में दाखिल होती है, बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। रेशमा का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। जब उसने नज़रें उठाकर देखा तो उसके सामने एक 40-45 साल का 6 फुट लंबा आदमी खड़ा था, जिसे देखकर ही उसकी रूह कांप रही थी। रेशमा ने सोचा कि वह उसके पांव पकड़ लेगी और उससे अपनी इज्जत की भीख मांगेगी, पर उस आदमी पर रेशमा के आंसुओं का कोई असर नहीं होता है। वो रेशमा को धमकाते हुए कहता है कि मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ज़्यादा नखरे मत करो, फटाफट से कपड़े उतार कर बिस्तर पर आ जाओ। पूरे 50,000 दिए हैं तेरी जवानी का मजा लेने के लिए। रेशमा के मना करने पर भी वह व्यक्ति उसे उठाकर बिस्तर पर पटक देता। क्योंकि यह रेशमा की किसी के साथ पहली रात थी, इसीलिए वह अपने कपड़े नहीं उतार रही थी। गुस्से में वह आदमी उसके सारे कपड़े फाड़ कर उतार देता है और पूरे जोर से संबंध बनाता है। रेशमा दर्द से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर उस जल्लाद पर कोई असर नहीं हुआ। रात के 11 बजे से शुरू हुए इस दरिंदगी के खेल को सुबह 4 बज चुके थे। वो रेशमा के जिस्म को नोचता रहा जब तक कि उसका मन नहीं भर गया। टाइम ही ख़त्म हो गया था और वह वहाँ से चला गया। रेशमा का जिस्म दर्द से कराह रहा था, वह तड़प रही थी। पहली रात में सील टूटने से भी बिस्तर पर जगह जगह खून बिखरा हुआ था। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा था जहाँ दांत से काटा ना गया हो। वो बेचारी किसी तरह अपने जिस्म को ढकने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उसकी बेगम जान कमरे में दाखिल हुई। मासूम सी बच्ची का यह हाल देखकर बेगम जान की आंखों से भी पानी आ गया। वह किसी तरह रेशमा को संभालते हुए दूसरे कमरे में लेकर जाती है और उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगती है। जिस्म पर लगे जख्म पर तो बेगम जान ने मरहम लगा दी थी, पर क्या आत्मा पर लगे जख्मों का कोई इलाज हो सकता था? आज रेशमा पूरे दिन अपने कमरे में ही रहती है, कमरे से बाहर नहीं निकलती। अकेली पड़ी हुई वह अपनी अतीत के यादों में, अपने पुराने जीवन की यादों में खो जाती है। रेशमा का असली नाम पूजा होता है। पूजा अपने मामा मामी के पास रहती थी। पूजा के माँ बाप की बचपन में ही मौत हो चुकी थी। उसका कोई भाई बहन भी नहीं था। देखने में पूजा बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। 10th तक पढ़ने के बाद उसकी मामी ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी और घर पर ही रह कर के पूजा अपनी मामी का घर के कामों में हाथ बटाती थी, हेल्प करती थी। मामी का एक भाई जो उसके रिश्ते में भाई लगता था, जिसका नाम रोहित है। रोहित अक्सर उनके घर आया जाया करता था और उससे पूजा का भी बहुत बोलचाल थी, मिलना जुलना था और पूजा को वह अच्छा लगता था। पूजा के साथ बैठकर वह पूजा और रोहित दोनों साथ बैठकर घंटों बातें किया करते थे। पता नहीं क्यों पूजा को भी रोहित की बातें बहुत अच्छी लगती थी। वह रोहित से बातें करना बहुत पसंद करती थी। धीरे धीरे उनका प्यार परवाना चढ़ रहा था और इस बात की भनक कहीं ना कहीं पूजा की मामी को भी लगती जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना, प्यार का नशा चढ़ता है तब जवान को कुछ नहीं दिखता, और पूजा भी जवानी के उस दौर में थी जब इंसान को प्यार के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। दिन गुजर रहे थे और इसी तरह एक दिन रोहित पूजा के सामने अपने प्यार का इजहार कर देता है, क्योंकि पूजा भी उससे मन ही मन चाहती थी, लेकिन पहली बार के ही इजहार में वह कोई जवाब नहीं देती। अब 2-3 दिन गुजर जाते हैं लेकिन पूजा कुछ जवाब नहीं देती।
तभी एक दिन एक आदमी दरवाजे पे आता है और उससे कहता है कि वह अपनी मामी को बुला के लाए, उसे उससे बात करनी है। पूजा उससे कहती है कि आपको जो कहना है मुझे कह दीजिए, मामी काम में बिजी है। लेकिन वह व्यक्ति कहता है कि मुझे आपकी मामी से ही बात करनी है। पूजा अंदर जाती है और अपनी मामी से कहती है कि मामी, बाहर एक आदमी खड़ा है और कह रहा है कि आपसे ही बात करनी है। उसकी मामी पूजा को बोलती है कि तुम अंदर जाओ और अंदर जाके घर का काम कर लो, मैं उस आदमी से बात करती हूँ। और थोड़ी देर के बाद उसकी मामी उससे बात करके वापस आ जाती है। अब वापस आने के बाद वो पूजा को कुछ नहीं बताती। इसी तरह 2-4 दिन का समय और निकल जाता है। एक दिन पूजा की मामी उसे बाहर घूमने चलने की बात कहकर उसको साथ लेकर के जाती है। और जब वह घूम फिर के खा पी के पूरा काम ख़त्म कर लेती है, तब वह पूजा को बोलती है कि मैं तुम्हें अपनी एक दोस्त के यहाँ बैठा के जा रही हूँ और मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी, मुझे एक काम रह गया है वह मैं ख़त्म करके जल्द वापस आती हूँ। अब पूजा को वहाँ बैठे हुए 2 से ढाई घंटे हो गए थे, लेकिन उसकी मामी वापस नहीं आई। अब जो उसके पास में आंटी बैठी थी वो उससे कहती है कि आंटी जी, मेरी मामी जी अभी तक नहीं आई, मुझे घर वापस जाना है। तभी वह भारी भरकम औरत जो उसके पास में बैठी थी वह बोलती है कि अब तुम्हारी मामी कभी वापस नहीं आएगी। पूजा कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मामी मुझे अपनी बहुत प्यार करती है और वो मुझे ऐसे भूल नहीं सकती, वो ज़रूर आएगी। लेकिन वह औरत उसे फिर से वही कहती है कि वो तुम्हें कभी लेने नहीं आएगी, वह तुम्हें यहाँ पर भेज के गई है। इतना सुनते ही पूजा का गुस्सा और ज़्यादा तेज हो जाता है और वह वहाँ से उठकर भागने लगती है। जैसे ही वह वहाँ से उठकर भागती है, वह औरत पीछे से पकड़ के पूजा को खींच लेती है, जिससे कि उसका कमीज भी फट जाता है और उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है बेवकूफ़ लड़की, ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मामी तुम्हें यहाँ पर बेच के गई है और आज से यह कोठा ही तुम्हारा घर है और इस कोठे में ही तुम्हें रहना है। अब पूजा को काटो तो खून नहीं, वह सोच में पड़ जाती है कि जिस मामी को वह अपनी माँ के समान मानती थी वह उसके साथ इतना गंदा काम कैसे कर सकती है। लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था। पूजा एक कोठे में थी जो कि लखनऊ का एक बहुत ही मशहूर कोठा नंबर 64 था, जिससे एक बार एक लड़की आ गई तो वह आ तो जाती थी, लेकिन वहाँ से निकल के जाना उसका नामुमकिन था। और अब उसे कोठे के अंदर ले जाया जाता है और एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। और आज के दिन उसे कुछ नहीं दिया जाता खाने पीने को और एकदम भूखा रखा जाता है। अगले दिन वह जो मोटी भारी भरकम औरत थी जिसका नाम सायरा बानो बेगम था, वह उसके पास आती है पूजा के पास और उसे कहती है आज से तुम्हारा नाम पूजा नहीं रेशमा है। जिस तरह तुम रेशम की तरह मुलायम हो, नाजुक हो, तुम्हारा नाम भी उसी तरह से रेशमा है। और अब पूजा बन जाती है रेशमा। वहीं पर एक और औरत होती है जिसका नाम होता है बेगम जान, जो कुछ शरीफ सी नज़र आ रही थी। वह पूजा को पकड़कर सायरा बानो बेगम बेगम जान के हवाले कर देती है और कहती है इसे नहला धुला कर अच्छे से तैयार कर देना, शाम को इसको भी लड़कियों की लाइन में खड़ा करेंगे ताकि इसके अच्छे दाम लग जाए। बेगम जान वैसा ही करती है। लेकिन जब शाम को सायरा बानो बेगम पूजा को यानी कि रेशमा पूजा उफ रेशमा को लेने के लिए आती है, तब बेगम जान सायरा बानो को एक कोने में ले जाकर बोलती है कि बेगम जान बोलती है कि जी आप ऐसा कीजिए, अभी तो ये नई नई है और कच्ची कली की जैसी है, अभी इसको कोठे पे क्या होता है क्या किया जाता है कुछ भी पता नहीं है, और अगर आप अभी इसे लड़कियों की लाइन में खड़ी कर दोगे तो इसके इतने दाम भी नहीं लगेंगे। आप इसे 1 महीने तक नाचने गाने का काम सिखाइए और इससे क्या है कि यह कस्टमरों की नज़र में भी आ जाएगी और इससे इसका दाम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। सायरा बानो बेगम बेगम जान की बात मान लेती है और उन्हें पसंद भी आ जाती है, इसीलिए वह कहती है ठीक है और वह उसे नाचने गाने के काम में लगा देती है। 1 महीने तक रेशमा का काम यही होता है, मर्दों के सामने नाचना। वह प्यारी सी मासूम सी पूजा जो अब रेशमा बन चुकी थी, जिसे आदमियों के सामने जाने से भी डर लगता था, अब उसे 20-20 शराबियों के सामने आधे कपड़ों में नाचने के लिए छोड़ दिया गया था, जिससे उसका जिस्म उनकी रूह
पूरी जख्मी हो जाती थी इन शराबियों के बीच में नाचने से, लेकिन उसकी मजबूरी थी। जब भी नाचने में थोड़ी सी गड़बड़ हुई, वहीं पर सायरा बानो बेगम का हंटर उस पर बरसता था और उस दिन उसको खाना भी नहीं मिलता था, क्योंकि अब धीरे धीरे वहाँ पर उस समय की वह आदी हो गई थी रेशमा, और अब उसे थोड़ी सी आदत सी पड़ती जा रही थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी में भूचाल आने वाला है। इसी तरह एक दिन कोठे पर नाचते हुए उस पर एक कस्टमर की नज़र पड़ जाती है और वह कस्टमर उसके दाम लगा देता है। और अब अगले दिन सायरा बानो बेगम रेशमा के पास आकर कहती है कि शाम को तुम पर एक कोठे में तुम्हें एक कस्टमर के पास भेजा जाएगा जिसे तुम्हें खुश करना है। इसे रेशमा साफ साफ मना कर देती है कि वह ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, लेकिन तभी जो कि रेशमा है उसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है और वह सायरा बानो बेगम उसे बताती है कि ये सुन रही हो, यह भी तुम्हारे ही जैसी एक लातखोर लड़की है जो ये काम करने से मना कर रही है। सोच लो, तुम अगर प्यार से मान जाओगी, प्यार से सब कुछ कर दोगी तो तुम्हारा फ़ायदा है, और अगर नहीं करोगी तो भी मैं तुम्हें कस्टमर के सामने फेंक दूंगी और वह तुम्हें कुत्तों की तरह नोच नोच कर खाएगा। रेशमा अब भी नहीं मान रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि भाग्य क्या करवा दे, कुछ पता नहीं चलता। सायरा बानो बेगम बेगम जान को उसे सजाने के लिए, संवारने के लिए कह करके चली जाती है। सायरा बानो बेगम के कहे अनुसार बेगम जान रेशमा को एकदम दुल्हन की तरह तैयार कर देती है, सजा देती है और उसे कहती है कि बेटे, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती हूँ, और देखो यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ लाई जाती है सभी मजबूर होती है, कोई भी अपनी मर्जी से इस धंधे में नहीं पड़ती। मुझे तो खुद मेरी सगी माँ यहाँ पर छोड़ के चली गई थी, तुम्हें तो तुम्हारी मामी ने छोड़ा है। अगर तुम प्यार से सब कुछ करोगी तो ये सोच लो कि आज की रात वही तुम्हारा पति है, और अगर तुम नाज नखरे दिखाओगी और मानोगी नहीं तो वह तुम्हें फिर भी नोचेगा और फिर भी तुम्हारे साथ संबंध बनाएगा। तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि वह तुम्हारे साथ रैप कर रहा है। लेकिन अगर तुम प्यार से मान जाओगी तो तुम ऐसा सोचना कि वही आज की रात तुम्हारा पति है। लेकिन रेशमा किसी भी तरह यह बात मानने को तैयार नहीं थी। वह लगातार रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसके रोने का, चिल्लाने का वहाँ पर मौजूद किसी भी औरत पे कोई असर नहीं हो रहा था, और वह उसी दुल्हन की तरह तैयार करके एक अंधेरे कमरे में छोड़ने जाती है। वहाँ छोड़ने से पहले बेगम जान उसे एक लहसुन की कली देती है और कहती है, बेटे इसको अपनी नाभि पर अच्छे से रगड़ लेना, लहसुन के तेल को अच्छे से अपने नाभि पे लगा लेना संबंध बनाने से पहले। अब रेशमा वैसा ही करती है। जैसे ही वह कमरे में दाखिल होती है उससे पहले ही वह उस लहसुन की कली को अच्छी तरह से अपनी नाभि में लगा लेती है, क्योंकि वह बेगम जान को अपनी माँ की तरह मानने लगी थी और कोठे पर केवल वही एक ऐसी औरत थी जो रेशमा पर दया करती थी और उसका एक ख्याल भी रखती थी। लेकिन जैसे ही वे कमरे में दाखिल होती है उसके पांव तले की ज़मीन खिसक जाती है। एक 40-45 साल का 6 फीट लंबा आदमी उसके सामने खड़ा था और उसे अजीब सी नज़रों से घूर रहा था। रेशमा ने सोचा कि इसके सामने गिड़गिड़ाऊंगी, रोऊंगी और अपनी इज्जत की भीख मांगूंगी तो यह मुझे छोड़ देगा, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। वह आदमी उल्टा रेशमा को सुनाता है, कहता है, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ, यह ऐसे ही नखरे दिखाती है, यह तो सीधे सीधे बिस्तर पे आ जाओ या फिर मैं ज़बरदस्ती करूँगा। और इतना कहने के बाद वो रेशमा को उठाकर बिस्तर पर पटक देता है और पुरजोर तरीके से उसके साथ संबंध बनाता है। और जब सुबह उसका मन भर जाता है तो वह रेशमा को छोड़ के चला जाता है। अब रेशमा अपने इस जिस्म को, इस जख्म भरे जिस्म को ढकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नाकाम रहती है। तभी कमरे में बेगम जान आती है और रेशमा को संभालती है और अपने कमरे में लेके जाती है। वे बेचारी मासूम सी लड़की 17 साल की रोती है और बिलखती है, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था। 3-4 दिन तक तो रेशमा को कोई कुछ नहीं कहता, समय गुजर रहा था। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है क्योंकि कहानी ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसीलिए मैं इसे यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। इस कहानी के अगले पार्ट को हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिएगा अगले पार्ट